राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोर्सेज से खबर, नकदी गिनने का काम निजी एजेंसी के पास था। नकदी गिनने की प्रक्रिया में शामिल लोगों की नियुक्ति पैरवी पर हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर, मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सीसीटीवी की फॉरेंसिक जांच संभव है। पुराने डेटा रिकवर किए जाएंगे। सीसीटीवी से छेड़खानी की आशंका है। कंप्यूटर रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों पर कार्रवाई भी संभव है। सूत्रों के हवाले से खबर, ट्रस्ट से कई बड़े पदाधिकारी हटाए जा सकते हैं। चंपत राय के सहयोगी टिन्नू यादव पर भी दर्ज हो सकती है एफआईआर। राम मंदिर चढ़ावा विवाद में आज सीएम को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी। आज जांच का छठा दिन है। ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों और बैंक कर्मचारियों से हो चुकी है पूछताछ। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया। अयोध्या का भंडाफोड़ अधर्मियों के शताब्दी समारोह को समाप्ति समारोह बना देगा। नोएडा में खाद्य विभाग की कार्रवाई, 300 किलो नकली पनीर को नष्ट किया गया। कई दुकानदारों के पास पनीर के नमूने लिए गए। उत्तर प्रदेश के बागपत में अतिक्रमण कर बनाई गई मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर गिराई गई मस्जिद, मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी। यूपी के बरेली से 25,000 का इनामी सिपाही सुरकेश पत्नी और साथी के साथ गिरफ्तार। शिकायतकर्ता को फर्जी मुकदमे में फंसाने और रंगदारी मांगने का आरोप है। पहले ही किया जा चुका था बर्खास्त। यूपी के मुरादाबाद में खन्नूपुरा हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी विशाल चौधरी को पकड़ा है। बुलंदशहर में खेत में मिला महिला का शव। सुबह से ही लापता थी महिला, जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के आगरा में थर्माकोल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। पूरा गोदाम जलकर खाक हुआ। दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में थार के साथ खतरनाक स्टंट। सड़क पर चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर स्टंट किया गया। ड्राइवर की तलाश में जुटी है पुलिस। राम मंदिर चढ़ावा मामले से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से यह बड़ी खबर। ट्रस्ट के बड़े अधिकारी हटाए जा सकते हैं। ट्रस्ट के कुछ लोगों पर कार्रवाई संभव है, यह बड़ी खबर आ रही है। टिन्नू यादव पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। आपराधिक मुकदमे के बाद गिरफ्तारी भी संभव है। बैंक के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो चढ़ावा चोरी विवाद मामले को लेकर यह बड़ी खबर है। ट्रस्ट से जुड़े कई जो बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। और इसमें खास तौर पर जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, यह कहा जा रहा है टिन्नू यादव पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। आपराधिक मुकदमे के बाद गिरफ्तारी तक संभव है। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ही सूत्रों से बड़ी खबर यह है कि नकदी गिनने का काम निजी एजेंसी के पास था। निजी एजेंसी ने आउटसोर्सिंग से लोगों को नौकरी पर रखा। गणना प्रक्रिया में शामिल लोगों की नियुक्ति पैरवी पर हुई थी। कुछ कर्मचारी गड़बड़ी में शामिल। सोर्सेस के हवाले से यही दावा किया जा रहा है कि कुछ कर्मचारी गड़बड़ी में शामिल। एक बैंक अधिकारी ट्रस्ट के पदाधिकारी के घर किराए पर रहते थे। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी एक और खबर है। सीसीटीवी फुटेज की फॉरेंसिक जांच संभव है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। पुराने डेटा रिकवर किए जाएंगे। कंप्यूटर रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है और सीसीटीवी से छेड़छाड़ के संकेत भी हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं नीट परीक्षा की। कल होने वाली नीट री एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार और एनटीए ने बड़ी तैयारियां की हैं। परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए बाकायदा देश भर में आज मॉक ड्रिल भी हो रही है। नीट पेपर को वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा जा रहा है। थोड़ी देर पहले वायुसेना के हेलीकॉप्टर से नीट पेपर जयपुर पहुंचाए गए हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पहले इस बात का ऐलान किया गया था कि इस बार जो नीट पेपर है उनको पहुंचाने के लिए वायुसेना का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने, कुछ ही देर पहले वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए पेपर पहुंचाए गए। फिलहाल ये तस्वीर आपने देखी, लेकिन कल की नीट परीक्षा को लेकर तैयारी है कैसी एनटीए की, इसके साथ साथ और डिटेल जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शालिनी वाजपेयी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। और शालिनी, ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि किस स्तर पर तैयारियां इस बार की गई हैं री एग्जाम को लेकर, जहां हेलीकॉप्टर से फिलहाल ये पेपर्स अब पहुंच चुके हैं।
बिल्कुल, आपको बताऊं कि इस बार जो है वो नीट का कल जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए वायुसेना को भी उतरना पड़ा है। तो वायुसेना ने अलग अलग जगहों पर जाकर जो है प्रश्न पत्रों को पहुंचाया है और उसके अलावा तमाम तैयारियां भी की गई हैं। मैं इस वक्त जो आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ पंडारा रोड की, यहाँ पर कल जो है वो एग्ज़ाम होना है नीट का। और आप देखिए यहाँ पर अभी कुछ देर पहले शिक्षा मंत्री भी आए थे। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद, उनके साथ एनटीए के अधिकारी भी थे, प्रशासन के अधिकारी भी थे और वो यहाँ पर आकर उन्होंने निरीक्षण किया, हर चीज़ को देखा। उसके अलावा यहाँ पर कूलिंग जोन भी बनाया गया है। मैं आपको कूलिंग जोन भी दिखा रही हूँ जहाँ पर अभिभावक और जो उनके साथ में लोग होंगे वो यहाँ पर बैठकर या उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई असुविधा ना हो, उसके लिए बाकायदा कूलर भी लगाए गए हैं और इस तरह का शेड बनाया गया है। तो ये भी इंतज़ाम ये दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो आज कल जो एग्ज़ाम होना है वो लगभग 22.79 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है वो कल नीट का एग्ज़ाम देंगे। और उसके अलावा इस बार जो है वो सेंटर की अगर बात करें तो 551 भारत में 551 शहरों में और उसके अलावा 14 विदेशों में भी सेंटर बनाए गए हैं। और करीब यहाँ पर जो 15,000 से ज़्यादा कर्मचारी वो अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारी जो है वो पूरे इस एग्ज़ाम में जो है वो एक एक चीज़ को देख रहे हैं। तो इस बार जो परीक्षा जो है वो युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है। इसीलिए पहले से जो खबरें आ रही थी टेलीग्राम को लेकर भी कि उस पर लीक को लेकर अफवाहें चल रही हैं, इसलिए टेलीग्राम बंद कर दिया गया। कल तक टेलीग्राम बंद रहेगा और उसके बाद जो है टेलीग्राम तो ओपन हो जाएगा, लेकिन एडिटिंग फीचर जो है वो 30 जून तक बंद रहेगा। तो ये तमाम तैयारी की गई है। और इस बार एग्जाम सेंटर्स पर किस तरह की तैयारी होगी उसके लिए बाकायदा इस बार जो है ऑब्जर्वर्स की संख्या बढ़ाई गई है। प्रशासन की टीम जो है वो इन सेंटर्स पर इस तरह तैयार रहेगी। और आज मॉक ड्रिल जो की गई तमाम जगहों पर वो यही सारी व्यवस्थाएं देखी गई कि जैमर ठीक चल रहा है कि नहीं, सीसीटीवी कैमरा जो है वो ठीक चल रहे हैं कि नहीं, और उसके अलावा जो अंदर जो सिस्टम लगाया गया है जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो इस बार एनटीए कर रहा है, अपने ऑफिस में बैठकर सभी सेंटर्स को देखेगा तो वो सिस्टम ठीक चल रहा है कि नहीं। इस तमाम चीज़ों की जो है इस बार जो है मॉक ड्रिल में इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। सभी सेंटर्स पर अंदर मॉक ड्रिल भी चल रही है इस वक्त और इसीलिए तमाम अधिकारी जो हैं वो सेंटर्स पर जाकर निरीक्षण भी कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर बात करते हैं कि छात्रों के लिए किस तरह की सुविधाएं होंगी तो इसके लिए कूलिंग जोन में पानी की व्यवस्था की जाएगी, शरबत की रहेगी ताकि कोई भी दिक्कत ना होने पाए। उसके अलावा सेंटर के अंदर वेरिफिकेशन के लिए 2 लेयर होंगी। सबसे पहले बाहर जो है वो चेकिंग होगी, उसके बाद अंदर फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से जो है वो उनको उनका पहचान पत्र जो है वो देखा जाएगा। उसके अलावा उनका एडमिट कार्ड देखा जाएगा। और उसके अलावा बात करते हैं क्या क्या इस बार प्रतिबंध है। तो अगर हाई हील को लेकर इस बार बोला गया है कि ना पहन कर आए वरना समय ज़्यादा लग सकता है। उसके अलावा कलावा पहन के पगड़ी पहन के आते हैं तो भी समय ज़्यादा लग सकता है, इसलिए समय लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुँचें ताकि आप ये सोच कर रखें कि इस बार अगर आपने ये सब चीज़ें पहन रखी हैं तो आपको जो है तलाशी ज़्यादा हो सकती है। इन्फॉर्मेशन आप दे रही हैं कि आखिर कल होने वाले एग्जाम से पहले किस तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स आगे भी दिखाएंगे कि किस तरीके से मॉक ड्रिल्स भी की जा रही हैं और एग्जाम की इन्हीं तैयारियों के बारे में एक जानकारी दे रही थी हमारी सहयोगी शालिनी वाजपेयी। आगे बढ़ते इंदौर में नीट के री एग्जाम की तैयारी कर रही एक छात्रा की 4थी मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। तस्वीर धार की रहने वाली अवंतिका की है जिसकी इंदौर में नीट री एग्जाम से पहले अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। छात्रा इंदौर में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। पुलिस अब हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। धार की रहने वाली 21 साल उम्र की आसपास यहाँ किराए से रहकर के पढ़ाई करती थी। उसके बाद उसने मतलब जो ऊपर चूँकि वो रहती थी वहाँ से वो कूदी है या क्या हुआ इस संबंध में प्रारंभिक रूप से तो ये लगता है कि मतलब ऊपर से वो कूदी है और पुलिस ने इसमें मर्ग पंजीबद्ध किया है। साथ में जो उसके कारण हैं उसको लेकर के अभी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन उनके परिजन और जो लोग उस मल्टी में और भी लोग वहाँ किराए से रहते हैं उन सभी से पूछताछ किया। पुलिस ने जांच के लिए लड़की का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड खंगालने के साथ साथ घटनास्थल के हालात की बारीकी से तफ्तीश कर रही है। घटना को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने छात्रा के पिता से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की है क्योंकि वो डिप्रेशन में थी। यूपी के आगरा की एक फैक्ट्री में आज अचानक से आग लग गई तो वहीं असम बंगाल बॉर्डर पर भी आग लगने से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे की तस्वीरें आगरा के नगला इलाके की हैं, जहां थर्माकोल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। फैक्ट्री के आसपास कई घर और दुकानें भी मौजूद थीं। आग तेजी से फैल रही थी।
ऐसे में बिना देर किए आसपास का इलाका खाली करा दिया गया ताकि स्थानीय लोगों को इस हादसे की चपेट में आने से बचाया जा सके। आग इतनी तेजी से भड़की कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री में फैल गई। फैक्ट्री में थर्माकोल होने की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। दमकल विभाग की सूझबूझ से लोगों को समय रहते वहां से हटा दिया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हादसे की अगली तस्वीर असम के धुबरी जिले की है, जहां छगालिया इलाके में आज सुबह भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर एक मिठाई की दुकान समेत 6 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं। स्थानीय लोगों का दावा है कि आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस अग्निकांड में 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति के नुकसान की खबर है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है इस वीडियो में जिसकी वजह से पुलिस एक्शन की तैयारी में जुटी है? आइए देखते हैं। रील बनाने का फितूर कई बार जानलेवा हादसों की वजह बन जाता है, लेकिन फिर भी लोग रील बनाने से बाज नहीं आ रहे और सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए खतरनाक रील का सिलसिला जारी है। कई बार खाली सड़क पर तो कई बार भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर रील बनाए जाते हैं, जिससे न सिर्फ दूसरों को परेशानी होती है बल्कि कई बार ऐसा करना जानलेवा हादसों की वजह बन जाता है। अब जरा ये वीडियो देखिए जो यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आया है, जिसमें बीच सड़क पर एक युवक गाड़ी का दरवाजा खोलकर रील बनाता दिख रहा है। वहीं एक दूसरा शख्स इस युवक की स्टंटबाजी को कैमरे में रिकॉर्ड करता दिख रहा है। वीडियो रात के समय शूट किया गया। गनीमत रही कि स्टंटबाजी के समय सड़क सुनसान थी, नहीं तो कई बार रील बनाने का यह फितूर गंभीर हादसों की वजह बन जाता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस एक्शन की तैयारी कर रही है। गाड़ी के नंबर से युवक की तलाशी की जा रही है। कुल मिलाकर नियमों की धज्जियां उड़ाते इस तरह के वीडियो को सोशल मीडिया पर बैन किया जाना चाहिए, ताकि युवाओं को इस तरह से वीडियो बनाने से रोका जा सके। साथ ही खतरनाक रील बनाने वाले लोगों पर सख्त एक्शन भी लिया जाना जरूरी है। खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में कोलकाता एयरपोर्ट पर 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। क्या है ये पूरी खबर, आप देखिए। ये हंगामा बरपा है कोलकाता एयरपोर्ट पर। अभिषेक बैनर्जी के आने से पहले ही 2 गुटों के बीच जोरदार झड़प हो गई। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता। बताया जा रहा है कि अभिषेक बैनर्जी के एयरपोर्ट पहुंचने से ठीक पहले बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प शुरू हो गई। आरोप है कि अभिषेक बैनर्जी के विरोध के लिए बीजेपी के समर्थक एयरपोर्ट तक पहुंचे थे। उसी समय टीएमसी समर्थक अभिषेक बैनर्जी का स्वागत करने के लिए पहुंच गए। माहौल गरमाने लगा और देखते ही देखते दोनों गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस और सुरक्षा बलों ने मामला बढ़ता देख तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों गुटों के लोगों को अलग अलग किया। फिलहाल हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर घटना के बाद पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें कि शुक्रवार को अभिषेक बैनर्जी दिल्ली दौरे पर थे, जहां से वो शाम को कोलकाता लौटे। हरिद्वार में क्रिकेट मैच खेलकर घर लौट रहे एक युवक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। ये वीडियो हरिद्वार का है, जहां बाइक सवार युवकों ने स्कूटी पर आ रहे युवक पर अचानक से हमला कर दिया। भीड़भाड़ वाले इलाके में युवक से मारपीट के बाद अभियुक्त फरार हो गए। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे के जरिए सामने आ गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक क्रिकेट मैच खेलकर घर वापस लौट रहे थे, तभी अचानक बाइक सवार युवक सामने आ गए और बिना किसी बात के अभियुक्तों ने युवक पर हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि युवकों ने पीड़ित को घेर लिया और उसके साथ लगातार मारपीट की। आरोप है कि मारते समय वो उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। मामला बढ़ता देख भीड़ बढ़ने लगी और सभी अभियुक्त बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों की पहचान की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का सख्त रुख एक बार फिर से दिखाई दिया है। आप रिपोर्ट देखिए। भारी पुलिस बल की तैनाती में बागपत में बुलडोजर एक्शन जारी है। ये बुलडोजर कार्रवाई अवैध रूप से बनाई गई एक मस्जिद के खिलाफ थी, जिसको लेकर करीब 5 साल पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया, जिसके बाद प्रशासन ने आज अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गांव और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही और पूरे अभियान की निगरानी की। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनी हुई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत कर दी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने लगातार हालात पर नजर बना रखी है। प्रशासन का दावा है कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई बिना किसी भेदभाव की जा रही है और न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। और दयारा बुग्याल ट्रैक से MBA छात्रा बबीता पांडे 29 मई से लापता है। घटना के 22 दिन बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला है। तस्वीर उत्तराखंड के दयारा बुग्याल ट्रैक पर रहस्यमयी ढंग से लापता MBA छात्रा बबीता पांडे की है, जिसका 29 मई के बाद अब तक कोई सुराग नहीं मिला। बबीता की तलाश हो रही है। उसकी तलाश में पुलिस, SDRF, NDRF, SOG, ITBP, सेना और आपदा प्रबंधन QRT टीमें जुटी हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन सर्च ऑपरेशन में अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया। हम चेकिंग अभियान चला रहे हैं और इसमें हमारे टीम भी गठित की गई है, तो ये पूरी कार्रवाई चल रही है। तो जो मुकदमा दर्ज हुआ है मैम? हाँ, इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया हमने। 31 मई को ही, मतलब 30 तारीख को हमें ये सूचना मिली थी। 31 मई को ही हमने इसमें मुकदमा दर्ज किया है और जो इनके 2 साथी थे, जो मिसिंग महिला है, उनके विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उनसे भी बाकी इसमें पूछताछ चल रही है। बबीता की मां और भाई ने उत्तरकाशी से लौटने के बाद CBI जांच की मांग की है। परिजनों ने उसके अपहरण की भी आशंका जताई है। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने पटना के कोचिंग संस्थानों को शहर से अब बाहर व्यवस्थित हब में शिफ्ट करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया इस बात का कि इस हब में छात्रों को बेहतर शिक्षा, हॉस्टल, सुरक्षा और परिवहन जैसी तमाम सुविधाएं मिलेंगी। पटना में संचालित कोचिंग संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से शहर के बाहर शिफ्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों के लिए शहर से बाहर एक व्यवस्थित और संगठित सेंटर विकसित किया जाएगा, ताकि शिक्षा संस्थान का एक समर्पित हब बनाया जा सके। आइडेंटिफाई होगा अगले कुछ दिनों में, तो कहाँ इंडस्ट्री लग सकता है, कहाँ एजुकेशनल हब बन सकता है, कहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के लिए। और हम लोग तो आग्रह करेंगे कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो कोचिंग चलाते हैं, उनको भी एक सेंटर बना के दिए, पटना के बाहर चले। टाउनशिप आने से हम स्मार्ट होंगे, शहर स्मार्ट होगा और पटना की जो कल्पना है, जो आज से हजारों वर्ष पहले इस शहर को लोगों ने देखा है, उसको फिर से हम उस गौरवशाली इतिहास को ला पाएंगे। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य के 2 कोचिंग संचालकों के बीच विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। माना जा रहा है कि इस विवाद के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। मुंबई में बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। बेस्ट कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी सहित कई मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। देखिए संवाददाता शुभम पांडे की ये रिपोर्ट। मुंबई में बेस्ट कर्मचारियों के हड़ताल का आज दूसरा दिन है और पिछले 24 घंटों से ये कर्मचारी जो है अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हड़ताल का दूसरा दिन है, कितने पॉजिटिव हैं, क्या मांगे पूरी की जाएगी। समस्या का हल निकला कि वहीं पर डटी हुई बात है? अभी तक तो समस्या का कोई हल निकला नहीं है। हमारी मांगे है कि वेतन का जल्दी से जल्दी किया जाए। बेस्ट में जो कम बसेस है वो 5000 तक बसेस बढ़ाई जाए, ताकि मुंबई के सभी को अच्छी सेवाएं हम लोग मुहैया कर पाए। हमारी बस इतनी सी मांगे कि जो वेटलिस्ट वाले हैं उन सबको बाहर कीजिए, क्योंकि आज जो एक्सीडेंट्स हो रहे और जो प्रॉब्लम्स हो रहे बस की, जगह जगह पे बस ख़राब हो रही है, ये सब वेटलिस्ट वालों की ख़राब हो रही है। और वो जो परमानेंट वालों की बसेस है वो कभी ख़राब नहीं होती थी, मेंटेन अच्छा रहता था और सब बसेस टाइम टू टाइम चलती थी। हम लोग भी मुंबई की जनता को सेवा देना चाहते हैं। उन लोग का जो हाल हो रहा है उसके लिए हम लोग तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन क्या करें, सरकार ने कुछ तो निर्णय लेना चाहिए। सरकार अगर निर्णय लेगी तो फिर आगे बात बढ़ेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में VHP का स्टैंड आखिर क्या है, ये जानने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश गौतम ने VHP के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन से बात की। देखिए आप।
राम मंदिर में चढ़ावे में कोई वाकई गड़बड़ी हुई है क्या? इस बात की जांच एसआईटी कर रही है, लेकिन बहुत सारी बातें भी समानांतर रूप से चल रही हैं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने भी इस पर अपनी बातें रखी हैं। आज उसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। और धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आरोप तो पहले से लगते रहे हैं। 1984 से लेकर अब तक राम जन्मभूमि आंदोलन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव को ऐसे ही अपमानित करने की कोशिश की गई। शुरुआती दौर में जब ये आरोप लगे, हमें वही राजनीति इसके पीछे की दिखाई दे रही थी, जिसमें वो राम को नकारना चाहते हैं, राम के प्रति आस्था को वो हिलाना चाहते हैं। लेकिन जब ये आरोप और भी जगह से शुरू हो गए तो हमें लगा अब इस पर जांच होनी चाहिए। जो भी सत्य है वो समाज के सामने आना चाहिए। उसको कैसे ठीक किया जा सके इस पर विचार करना चाहिए, और जो दोषी है उसको कानून के द्वारा सजा दिलवानी चाहिए। ये तुरंत हम लोगों को लगा, और इसीलिए ट्रस्ट ने स्वयं होकर राज्य सरकार को लिखा और राज्य सरकार ने निवेदन स्वीकार करके एसआईटी का गठन किया। यह सारी प्रक्रिया है जो पूर्ण रूप से पारदर्शी तौर पर चल रही है। सुरेंद्र जी, लेकिन पहले और अभी में क्या फर्क है? मतलब ये आरोप पहले से लगते रहे, आप ये कह रहे हैं, लेकिन अब कुछ एक बातें ऐसी हुई जिसके बाद ये लगा कि इसकी जांच होनी आवश्यक है। इस बार का अंतर क्या है? पहले का और इस बार का अंतर यह है, जब 1921 में एक राजनीतिक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि जमीनों की खरीद में हेराफेरी हुई है, उसके ऊपर समाज ने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया था। लेकिन अब समाज की आस्थाओं को हिलाने का षड्यंत्र हो रहा था 2021 और ये लग रहा था ये राजनीति और भी लंबी हो सकती है। नंबर 2, हम भी चाहते थे कि यदि कहीं कमी है तो वो सामने आए, उस कमी को ठीक किया जाए, व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं और किसी को गड़बड़ करने का अवसर ना मिले, ये हम भी सुनिश्चित करना चाहते थे। ये एक बहुत बड़ा अंतर इसमें दिखाई देता है। तो आपको ये लगता है कि नियत या निष्ठा में कहीं कोई गलती नहीं रही होगी, लेकिन ये आप कहते हैं कि शायद व्यवस्था में कहीं कोई गुंजाइश रह गई होगी, तो इस जांच में वो देखा जाना चाहिए कि गुंजाइश रह गई है कि नहीं रह गई है, और अगर है तो उसको ठीक किया जाए, लेकिन नियत और निष्ठा की कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, आप ये कह रहे हैं? हमारे संपूर्ण ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं, किसी की नीयत पर, किसी की निष्ठा पर किसी ने कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया। कुछ लोगों ने जरूर बेहुदी बातें पहले भी की थी, लेकिन वो टिकी नहीं। लेकिन इस बार यह एक अंतर आया है कि भाई एक सिस्टम में और प्रक्रिया में कहीं भी चूक हो सकती है, वो चूक सामने आनी चाहिए और उसको ठीक करने का अवसर मिलना चाहिए। चूक होने की संभावनाएं किसी भी प्रक्रिया में हमेशा रहती हैं। हां, उसको स्वीकार करना और उसको ठीक करना, इसकी तैयारी व्यवस्था करने वाले लोगों के मन में चाहिए, वो हमारे में है। लेकिन कानून की निगाह में तो आप जानते हैं सुरेंद्र जी, कहा जाता है इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। तो अगर मान लीजिए कहीं पर यह भी हुआ कि आपने गलती नहीं की, लेकिन गलती होती रही और आप उसको वक्त पर प्लग नहीं कर पाए और आप किसी सुपरवाइजरी रोल में थे, तो उस हिसाब से ये माना जाएगा कि आपने दायित्वों का निर्वहन वैसा नहीं किया जैसे आपसे अपेक्षा थी? दिनेश जी, मुझे ऐसा लगता है एक बार एसआईटी की रिपोर्ट आ जानी चाहिए, उस तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। उस रिपोर्ट में ही ये सब बातें स्पष्ट होंगी और इनके उत्तर मिलेंगे। हम किसी को बचाना नहीं चाहते, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी को प्रताड़ित किया जाए, किसी का चरित्र हनन किया जाए, यह भी उचित नहीं है। आखिर वर्षों की तपस्या है, पूरे जीवन की साधना है लोगों की, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकती। कि ये एक कागज है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आप तक ये पहुंचवा भी दूंगा। मतलब इसमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है कि एक जमीन जो महंत मुरलीदास के नाम पर थी, उसको
नजूल में दर्ज किया गया उप जिलाधिकारी महोदय की तरफ से ये आदेश है 30/6/2023 का। ये जो मैं अभी इस वक्त और इस समय दिखेगा तो नहीं, लेकिन ये मेरे हाथ में मौजूद है और मैं इसको पढ़ के आपको बता सकता हूं जहां पर भी आवश्यक हो। इसकी रजिस्ट्री होती है और ये रजिस्ट्री होती है 2/4/2024 को, जो कि करीब 9 महीने बाद होती। अब इसमें ही ये दिखाई देता है कि ये नजूल की ज़मीन थी, लेकिन फिर भी महंत मुरलीदास जी ने, जिनकी इस दूसरे कागज़ में तस्वीर लगी हुई है और साथ में क्रेता के तौर पर ट्रस्ट की तरफ से चंपत जी की तस्वीर लगी हुई है, इनको ये ज़मीन आगे बेची गई। इसमें विक्रय मूल्य जो है वो 23,61,00,000 का है। मालियत इसकी जो है वो 2,92,00,000 की ही है सिर्फ। और ये ज़मीन जो है, और इसमें विक्रय की जो टाइमिंग थी, बहुत जल्द इसको रजिस्ट्री की गई, ये भी कहा जा रहा है। और इस तरह का ये अकेला मामला नहीं है, कई और दूसरे मामलों में भी ये कहा जा रहा है कि जिसमें नजूल की ज़मीन को या किसी के स्वामित्व की भी अगर ज़मीन थी तो उसको, जिसकी कीमत कम थी, बैनामा किसी के नाम पर, ए ने बी के नाम पर बैनामा किया और बी ने बहुत कई गुना ज़्यादा कीमतों में वो ट्रस्ट को दी। तो ये कागज़ भी जो देखेगा उसको ये लगेगा कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो ज़रूर हुई है जिसको फ्लैग किए जाने की आवश्यकता है। दिनेश जी, आपने 2 मुद्दे उठाए। एक मुद्दा तो नजूल की जमीन का है। यदि नजूल की जमीन किसी ने बेची और ट्रस्ट ने खरीदी तो इसकी जांच होनी चाहिए और इसके कागज एसआईटी को दिए जाने चाहिए। लेकिन अब एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। कहा जा रहा है कि कब से हो रहा था। अब एक संतोष दुबे साहब हैं जिनका दावा यह है कि उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन के समय गोलियां तक खाई हैं, लाठी तो खाई ही है, और ढांचा उनके ऊपर गिर गया था। जिस दिन ढांचा गिराया जा रहा था तो 17-18 हड्डियां उनके शरीर की टूट गईं। उनका कहना यह है कि पूरी दुनिया से, मॉरिशस से, देश भर से जब शिला आवाहन हो रहा था उस समय लोगों ने शिलाएं भेजी थी, जिसमें बेशकीमती धातुओं की भी शिलाएं थीं। उनका कहना यह है कि 1996-97 तक तो अशोक सिंघल जी के पास ये जो शिलाएं थीं वो 3 तालों में रखी जाती थी और उनकी चाबियां अशोक सिंघल जी के पास थीं, और बाद में ये चंपत जी के पास आ गई थीं ये चाबियां और उनकी देखरेख में थीं। अब वो ये कहते हैं कि इनमें से किसी भी शिला का कोई पता नहीं है। हालांकि मैंने ये नृपेंद्र मिश्रा जी से भी इंटरव्यू के दौरान ये सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि जो ईंट है या दूसरी शिलाएं हैं जिसमें श्री राम लिखा हुआ है, जो पत्थर की शिलाएं हैं या ईंट हैं, वो तो मैंने देखा है, लेकिन इस तरह की कोई शिलाओं के संदर्भ में मेरे पास जानकारी नहीं है। और अगर ये इस तरह की बेशकीमती शिलाएं आई होंगी तो निश्चित रूप से ये तो फिर SBI भी नहीं है तो RBI के पास रखाए जाने वाली बात इनके सुरक्षा के संदर्भ में होनी चाहिए, उन्होंने कहा। अब ये संतोष दुबे जी कह रहे हैं कि वो तो सारी की सारी शिलाएं कहाँ गायब हो गई, उनके बारे में कोई पता ही नहीं। फिर आ गया मंदिर बनने के बाद, मंदिर बनने के दौरान ये जो ज़मीन की खरीद बिक्री वाला मामला है वो, और तीसरा आप चढ़ावे वाला, जिसमें चढ़ावे की रकम का मसला है और साथ में बेशकीमती धातुएं जो लोग चढ़ाते हैं उसका भी मसला है। इस बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये 96-97 से ही कहीं कुछ गड़बड़ी, क्या ये वही है जो आपने शुरुआत में कहा कि अनर्गल आरोप लगते रहे? जिस तरह की शिलाओं का जिक्र संतोष जी ने किया, यदि उनकी जानकारी में था तो वो क्या इस अवसर की प्रतीक्षा में थे? पहले से उन्होंने ये बात क्यों नहीं ध्यान में दिलाई यदि उनको मालूम थी? क्योंकि सोने की ऐसी शिलाएं, बेशकीमती धातु की ऐसी शिलाएं वहां पर आई थी और उनकी संभाल नहीं हो सकी। ये विषय पहली बार हमारे सामने आया है। उस समय कभी किसी ने यह प्रश्न उठाया था, लेकिन वो प्रश्न वहीं समाप्त हो गया था क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मैं चाहूंगा यदि संतोष जी के पास किसी भी तरह का प्रमाण है वो प्रमाण सामने लाएं। ये भी पूछना चाहता हूं, नृपेंद्र जी से जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे ये पूछा कि बेशकीमती धातुओं के प्रबंधन के संदर्भ में वहां पर क्या हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर एक योजना ये बनी थी कि जो सिक्योरिटी एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन है भारत का, जो वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, उसको ये जिम्मा दिया जाए। तो बाकी बड़े मंदिरों में, जैसे तिरुपति जी में जो व्यवस्था है कि वहाँ पर जाकर लोग जब भगवान के चरणों में बहुमूल्य धातुएं चढ़ाते हैं तो उनको ले लिया जाता है, फिर उनका प्रबंधन जो है वो मिंटिंग कॉरपोरेशन ही करता है। तो उसके अधिकारी वहाँ आए, वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो अपना व्यवस्था बना पाएँ, लेकिन 10-15 दिनों तक
उनको जिस तरह का सहयोग वहां से मिलना चाहिए था ट्रस्ट की तरफ से नहीं मिला और आखिरकार उन लोगों को वापस जाना पड़ा। प्रिलिमिनरी काम शुरू करने के बाद भी उनको वापस जाना पड़ा, ये बात नृपेंद्र जी ने कही। तो क्या अगर ये सब चीजें, ये व्यवस्थाएं अपनी जगह पर होती तो ज्यादा सुचारू ढंग से सारा प्रबंधन हो पाता? नृपेंद्र जी ने जो बात कही है वास्तव में उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। एसआईटी के परव्यू में ये विषय होगा ही, और इसलिए जो भी दोषी होगा, यदि ये सब बातें इसी तरह की हैं जैसा नृपेंद्र जी बता रहे हैं, तो उस दोषी को सामने लाना ही चाहिए और एसआईटी लाएगी ही। वो दूध का दूध पानी का पानी करेगी, ये मुझे विश्वास है। एक जिक्र मैं उस बात का भी करना चाहता हूं जहां वो कमल नयन दास जी हों, वो कहते हैं कि हमको भरोसा नहीं है किसके पास जाके कौन इसकी जांच करेगा और उससे क्या सत्य आएगा। और दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली लोग हैं, उनके संदर्भ में मैं मुंह नहीं खोल सकता वरना बड़ी तकलीफ हो जाएगी। जब सही समय आएगा कभी तो मैं करूंगा, अभी मेरे में शक्ति नहीं है कि वो मैं सब बातें कह सकूं। इसको आप कैसे देखते हैं? दिनेश जी, ये संभावनाएं हमेशा हो सकती हैं। भरोसा वहीं टूटता है जहां भरोसा किया जाता है। जहां भरोसा नहीं किया गया वहां क्या टूटेगा? तो यदि ऐसा कुछ भी हुआ है तो मुझे लगता है वो सब सामने आएगा, और जब सामने आएगा तो सबको सजा भी मिलेगी जो भी दोषी हैं, और व्यवस्थाएं पहले से और अच्छी बन सकेंगी। सुरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा किया और इतने महत्वपूर्ण विषय पर विश्व हिंदू परिषद क्या सोचता है ये हमको आपने बताया।